वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लुसेंट जीके का भौतिक विज्ञान से कुछ उन क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूं जो पहले विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। उनके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का। उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगा। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने दिया। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिस ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है उपयुक्त सभी 4186 जूल किलो कैलोरी, 4.16 जूल कैलोरी और 4.186 × 10⁷ अर्ग कैलोरी। ये सारे होते हैं उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा सही है? W/Q बराबर J। निम्न में से कौन सही है? W/Q = J। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसलिए गर्म होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन।
इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस नहीं है। बाकी किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी ऊष्मा का मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। 10⁻³ जूल। और 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से मतलब बर्फ को दबाने से उसका गलनांक मतलब उसको पिघलने का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। पूर्ण विकिरण तापमापी से। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण तापमापी से। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण तापमापी से। पूर्ण विकिरण तापमापी से। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी से मापा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। सूर्य की दूरी, सूर्य आदि का ताप कैसे मापा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निरंतर होता है। ठंड देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निरंतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है?
800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। थर्मोकपल, थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। दो अधातुओं, दो सदृश धातुओं, दो असदृश धातुओं या इनमें से कोई नहीं। दो असदृश धातुओं द्वारा, असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। दो असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। दो अदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा या बाष्पन तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी द्वारा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही है? F-32/9 = C/5। F-32/9 = C/5। F-32/9 = C/5 सही है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, गैस तापमापी, विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। निम्न में से कौन सही है? F-32/9 = C/5। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक, जल का बीपी क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। सेल्सियस मापक्रम पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक दो होते हैं क्रमशः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है 310 केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है 310। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है 310। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? कौन सा तापमान? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में से एक समान है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में समान है। न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड।
फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के बराबर होगा। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के बराबर होगा। यानी सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री होगा। वो कितना होगा? 32 डिग्री। मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा 36.89 होगा। 36.89 होगा। मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान होगा 36.89 डिग्री। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब उबलते पानी का ताप होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। 60 डिग्री सेल्सियस में है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 होगा। 140 होगा। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए। लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए। इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता, नहीं, ये गलत है। इसमें पात्र सुंदर लगता है, नहीं, इसकी स्वस्थता रहती है, नहीं। लकड़ी उष्मा की कुचालक है, मतलब जो हमारा बर्तन गर्म होगा तो लकड़ी गर्म नहीं होगा, इसीलिए उसका लगा होता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है?
अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिक होता है। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन पहले कम होती है, उसके बाद बढ़ती है। जल बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन पहले कम होती है, उसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? साइकिल के ट्यूब गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, या गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमज़ोर हो जाता है, या गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं, या उपयुक्त में कोई नहीं। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई घटती है। अव्यवस्थित होती है, घटती नहीं है, अव्यवस्थित होती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, नहीं बढ़ती है, नहीं घटती है, नहीं अव्यवस्थित रहती है, मतलब कोई भी व्यवस्था में नहीं रहता है, वो अव्यवस्थित रहता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने से फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसलिए फट जाता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है?
क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित होती हैं। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती हैं। क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसीलिए किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल का जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितने होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह जाते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रणाली होती है, या मर जाते हैं। क्या है? जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ऊष्मा के संचरण की विधि है उपयुक्त सभी। ऊष्मा के संचरण की विधि है उपयुक्त सभी। चालन, संवहन, विकिरण सब। ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण सारे। ऊष्मा के संचरण की विधि किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन में, चालन विधि में। ऊष्मा के संचरण के किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन विधि में। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का रूपांतरण। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का रूपांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। विकिरण।